हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक जनरल क्वेरी है जो मुझे मिलती है, रिसीव होती है फ्रॉम द बीकॉम बीबीए परस्यूइंग स्टूडेंट्स। और वो क्या है सर? वो ये है कि सर एफएम हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है और इस सब्जेक्ट की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, प्लीज़ आप हमें बताइए। तो आइए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा आसान अपने लिए बना लेंगे और एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हम इसको बना लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले हमको क्या करना है? मैंने कहा सर सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सो दैट आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस आउट नहीं करें, और पेन और पेपर लेके जरूर से बैठना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए बात शुरू करते हैं। सर क्या ये जो स्ट्रैटेजी आप हमें बताने जा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए एप्लीकेबल होगी? तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के बीकॉम बीबीए प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए इक्वली अप्लाई होगी, बिल्कुल वर्क करने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस बात की टेंशन अपने को नहीं रखना है। सर सबसे पहले हमको क्या बात करनी है? तो सर हमें बात करनी है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम हाउ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए सर, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इस सब्जेक्ट के कंटेंट पे भी डिपेंड करेगी, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। चलिए तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें क्लासेस लेनी है। अब क्लासेस के लिए जो चॉइस है वो आपको कैसे करनी है? सर चॉइस आप अपने मन से भी कर सकते हैं, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास बीकॉम बीबीए प्रोग्राम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सारी क्लासेस ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे लाइव हो चुकी हैं। तो आप वेबसाइट पे जाके अपने आप को इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर क्लासेस रेगुलरली लेनी है क्योंकि क्लासेस लेने से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं। तो बिल्कुल भी नागा नहीं करना है क्लासेस के साथ, ठीक है ना। नो क्लास मिस, ठीक है ना, नो क्लास मिस, अपने को क्लासेस मिस नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कहा हमें एक रेफरेंस बुक भी अपने पास जरूर से बाई करनी चाहिए, ठीक है ना। जरूर से अपने आप को एक बुक के माध्यम से प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस के और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक रेफरेंस बुक लेनी चाहिए। यहां पर मेरे बुक का कहने का मतलब पास्ट ईयर से भी है, ठीक है ना। तो 10 ईयर्स जो आता है हमारे पास, उससे भी आप अपने आप को अवेल कर सकते हैं, जो हमारा 10 ईयर्स है, ठीक है ना। तो 10 ईयर्स भी आपके पास होना चाहिए। पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इस पर्टिकुलर बुक में होते हैं। अब इसके बाद जो मैं बात करने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कुछ है वो ये है, दैट इज टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना, ठीक है ना। तो टाइम टेबल बनाने वाली बात को हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सर कैसे? तो हमको सबसे पहले अपने दिन में कितने नंबर ऑफ आवर्स होते हैं इसका टोटल लेना है। सर ये तो सबके लिए सेम ही होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा सर 24 घंटे सभी के लिए सेम होते हैं, और इसमें से जो हमारी डेली नेसेसरी एक्टिविटीज होती हैं इसमें हम जितना आवर्स एस्टिमेट करके घटा सकते हैं वो हमने यहाँ पर घटा दिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अपना एस्टिमेट ले लिया कि हमें डेली एक्टिविटीज में कितना समय लग जाता है। इसके बाद हम लोगों को जो कॉलेज जा रहे बच्चे हैं, ठीक है ना, जो रेगुलर बच्चे हैं, या फिर अगर वो वेब के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी क्लासेस में जितना समय लगता है उतना समय हमने एस्टिमेट कर लिया, और यहाँ से इसको भी रिड्यूस कर दिया। फाइनली मेरे पास जो बचा वो क्या बचा? मैंने कहा सर मेरे पास बैलेंस नंबर ऑफ आवर्स बच गए। अब इन बैलेंस नंबर ऑफ आवर्स के बीच में जो प्रपोर्शन करना है वो किस बेसिस पे करना है? तो जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं मेरे पास, जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको मैं सबसे ज्यादा समय दूंगा। सर ये डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं? मैंने कहा सर ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है बस। और जो इजी चैप्टर्स हैं उन पे मैं प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा कम समय लगाऊंगा, या फिर मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं कि इजी वाले पोर्शन में मैं थ्योरी को भी कवर कर सकता हूं। तो यहां हम थ्योरी को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, थ्योरी को भी कवर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो थ्योरी क्योंकि आसान होती है कंपैरेटिवली, तो हम कम समय देंगे, पर समय जरूर देना है, इग्नोर करके नहीं चलना है एफएम की थ्योरी को, क्योंकि एफएम की थ्योरी आपको हमेशा फ्री के नंबर देती है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं।
इतना कर लेने के बाद हमको वापस आना है और हमें देखना है कि सर नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एफएम के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको सबसे पहले हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को समझना होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बात समझाऊं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है हम वो क्यों पढ़ते हैं, तो जो भी कैपिटल हम लाते हैं कंपनी के अंदर उससे एसोसिएटेड कॉस्ट को कंप्यूट करता है ये चैप्टर। तो हमको पता चल गया कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ने के पीछे उसका रीजनिंग जानते हैं तब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है ना। हाँ सर, इसके बाद क्या करना है, मैंने कहा सर इसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। क्या बनाना है, नोट्स। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फॉर द स्टूडेंट्स। तो हमें नोट्स बनाने हैं और नोट्स में कवरेज क्या होगी, थ्योरी भी कवर्ड होगी और कंसेप्ट्स भी कवर होंगे, दोनों ही बातें कवर होंगी, ठीक है ना। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि सर नोट्स बनेंगे तो थ्योरी भी कवर्ड होगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर होंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करना है, सर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, तो हमें थ्योरी आंसर्स को लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम ये अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम के दिन जाएंगे जो जो थ्योरी पढ़ी है सब अच्छे से लिख के आ जाएंगे। सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है और यही सारी प्रैक्टिकल स्टेप्स आपके इस सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बना देगा, ठीक है ना। तो थ्योरी को लिखने का प्रैक्टिस करना है, उसके साथ साथ हमें क्वेश्चंस भी करने हैं और हमें जो फोकस रखना है वो किस बात पे रखना है कि सर हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। हमें क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। सर समय नहीं होता, क्या करेंगे। मैंने कहा दोस्तों इसीलिए मैंने आपको ये समझाया कि टाइम टेबल क्यों बनाना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा समय दीजिए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर लेट्स से कैपिटल बजटिंग, उसके सारे क्वेश्चंस के लिए हम ज्यादा समय देंगे और इसी तरीके से हम इंश्योर कर पाएंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो हम प्लान कर पाएंगे कि अगर एक क्वेश्चन करने में हमें 15 मिनट लगते हैं और अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में तो हमें कितना समय चाहिए, और एक दिन में अगर मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूं उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि मुझे आज से कितना समय लगेगा एफएम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो सर मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है, बट करना तो आप ही को पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। सर सभी क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा ऐसा भी होता है कि सर जब आप एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो चौथा पांचवा क्वेश्चन करने में आपको कम समय लगने लगता है। हो सकता है पहले 5 क्वेश्चन करने में आपको 15 मिनट लग रहे हो, बट बाद में धीरे धीरे वही टाइम आपका कम होता जाएगा, ठीक है ना। उसे लर्निंग कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप फ्लुएंट होते जाएंगे आपको कम समय लगेगा। और लास्ट स्टेप है रिवीजन। रिवीजन इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के अंदर होता ही नहीं है। आपने क्लासेस बहुत अच्छे से ली, आपने नोट्स अच्छे से बनाए, आपने क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से किया, बट अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि समय पर वो सारी चीजें याद नहीं आएंगी। सर रिवीजन किन किन बातों का करना है, तो हमें क्वेश्चंस का रिवीजन करना है और अपने लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जरूर से बनानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जरूर से बनानी है। सर कैसे बनाएं, तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया आपसे नहीं हुआ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन हो गया तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वही है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है और एंड मोमेंट पे आपको वही क्वेश्चन फिर से रिवाइज करने हैं कि मैंने क्या गलती करी थी। आपको गलतियां भी याद रखनी होंगी आपने जो करी हैं इनिशियली, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद थ्योरी का रिवीजन तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है ही, ठीक है ना। और ये रिवीजन आपको और ज्यादा मदद करेगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी की, ठीक है ना। चलिए, तो सर हमने स्टेप्स की बातें तो कर ली हैं कि हमें क्या करना है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, बट कौन सा चैप्टर पहले शुरू करें। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं अपने एफएम के सिलेबस की एबीसी एनालिसिस की। अब यहां पर मैंने सारे कंटेंट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्लस डिफिकल्ट। अब सबसे पहला कौन सा है इसमें, कैपिटल बजटिंग, और दूसरा कौन सा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत सारे इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं,
इसलिए ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है बिकॉज ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कैश बजटिंग, रिसीवल्स मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट, ठीक है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स मिलाकर एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये चैप्टर मुश्किल हो जाता है। सर कैपिटल बजटिंग मुश्किल नहीं है बट ये लेबर इंटेंसिव है, ठीक है ना, आपको मेहनत यहां पर ज्यादा करनी पड़ती है क्वेश्चन को करने के लिए। आइए आगे चलते हैं। कैटेगरी बी में मैंने वो चैप्टर्स रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बट इजी भी हैं। सर ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी, आपने डिफिकल्ट वाला पहले बताया है। मैंने कहा डिफिकल्ट वाला पहले इसलिए बताया है क्योंकि एज पर द टाइम टेबल आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए कौन कौन से हैं सर इजी वाले चैप्टर और इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये तीनों ही कुछ हद तक इंटर रिलेटेड भी है, कुछ हद तक क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो आपको इन चैप्टर्स को अच्छे से समझने में मजा भी आएगा और क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है। लास्टली जो सबसे आसान चैप्टर्स हैं हमारे पास एफएम के सिलेबस में, कौन कौन से हैं वो? सर डिविडेंड डिसीजन बहुत ही आसान, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगेन वेरी इजी, रिस्क एंड रिटर्न अगेन वेरी इजी, एंड लास्टली जो थ्योरी है अपनी एफएम की जो थ्योरी है, ठीक है ना। सर मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि थ्योरी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहां हमारा ये एबीसी एनालिसिस भी हो चुका है। आपको इन चैप्टर्स को इसी ऑर्डर में करना है सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाएगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहां पर हमारा ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो हो जाता है खत्म। अब करना क्या है? तो सर आपने ये सारी बातें अपने पास लिख ली हैं, आपको अपना टेबल बना लेना है, टाइम टेबल बना लेना है। सर टाइम मैनेजमेंट अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, ठीक है ना। चलिए सर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने और भी जो दोस्त हैं उनको उनके साथ ये वीडियो शेयर करनी है सो दैट आप उनकी हेल्प कर पाए। और हम जानते हैं कि सर शेयर करने से ही केयर बढ़ती है, ठीक है ना। तो शेयरिंग इज केयरिंग, ये आपको ज़रूर से करना है। तो चलिए दोस्तों हम आज का इस कंटेंट वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो में जहां पर हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।